आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे बीए पार्ट राजनीति विज्ञान, बीए पार्ट फर्स्ट राजनीतिक सिद्धांत, जिसका 7वां पार्ट और इसका दूसरा भाग। इससे पहले जितने भी पार्ट हमने पढ़े हैं फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में, ये फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर के कुछ पार्ट भी, सेकंड पेपर के भी लगभग 7-8 पार्ट हमने पढ़ लिए। वो सारे लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन में उन सारे लिंक्स को आप देख सकते हैं। इसके अलावा सर्च करके भी आप देख सकते हैं। हिंदी साहित्य, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, ये तीनों के चैप्टर है वो आराम से आप देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के पाठ की ओर। आपके लिए जो ग्रुप बनाए गए हैं उनके नंबर भी मैं आपको बता दूंगा। आइए चलते हैं। आज का जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, आदर्शवाद का स्वरूप और विशेषताएं पढ़ेंगे, हिगल और ग्रीन की राज्य संबंधी धारणा पढ़ेंगे और आदर्शवाद की उपयोगिता पढ़ेंगे। आदर्शवाद के बारे में, जो आइडियलिज्म है, इसके बारे में आपके प्रश्न जरूर आता है। यानी इससे पहले हमने उदारवाद पढ़ा, उदारवाद, अब हम पढ़ेंगे आदर्शवाद। और एक तीसरा चैप्टर इसी पार्ट का, राज्य की प्रकृति और कार्य, जो आपका 7वां पार्ट है, इसका एक तीसरा चैप्टर और बनेगा जो होगा मार्क्सवाद, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। सिविल सेवा की तैयारी करने वाले, आईएएस की तैयारी करने वाले, यानी कॉलेज प्रोफेसर की तैयारी करने वाले, स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये पार्ट बहुत अधिक महत्वपूर्ण भी है। वो भी इस पार्ट को आराम से देख सकते हैं। इसमें बहुत सारी बातें हैं वो देखने को मिलेगी। देखिए, सबसे पहले आदर्शात्मक सिद्धांत या आदर्शवादी सिद्धांत। सबसे पहले हम देखेंगे ये क्या है। राज्य की प्रकृति का आदर्शात्मक सिद्धांत कई नामों से जाना जाता है। इसको कई नाम से जानते हैं, जैसे बोसांग है, बोसांग इसको दार्शनिक सिद्धांत कहता है, और जिस हॉब्स जो है इसको आध्यात्मिक सिद्धांत कहते हैं। और इस सिद्धांत का जन्म है वो प्लेटो और अरस्तु के विचारों से होता है। आदर्शवादी सिद्धांत की परिभाषा क्या है राज्य की? आदर्शवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य की क्या परिभाषा है? आदर्शवादी सिद्धांत कहता है कि राज्य एक प्राकृतिक तथा स्वयंपूर्ण संस्था के साथ साथ, राज्य स्वयं में ही एक लक्ष्य है, पूर्ण संस्था के साथ साथ एक स्वयं लक्ष्य है, और व्यक्ति राज्य के अंतर्गत रहकर ही अपने व्यक्तित्व का सर्वोच्च विकास कर सकता है। ये इस आदर्शवाद के अनुसार राज्य की धारणा है। आदर्शवाद के जो प्रतिपादक है वो है कांट, हिगल, टीएच ग्रीन, ब्रेडले और बोसांग। कांट, हिगल और टीएच ग्रीन, थॉमस हिल ग्रीन, ब्रेडले और बोसांग। आदर्शवादी सिद्धांत दो प्रकार के हैं, मध्यम मार्गीय आदर्शवादी सिद्धांत और उग्र आदर्शवादी सिद्धांत। मध्यम मार्गीय और उग्र। मध्यम मार्गीय में देखो थॉमस हिल है, और थॉमस हिल, ग्रीन और कांट ये है। और उग्र आदर्शवाद का जो जनक है वो हिगल को माना गया है। हम मध्यम मार्गीय आदर्शवाद के बारे में बात करेंगे। मध्यम मार्गीय आदर्शवाद की क्या विशेषताएं हैं। इस विचारधारा में उग्र आदर्शवाद और ब्रिटेन के उदारवाद के बीच का समन्वय मिलता है। इसी कारण इसे मध्यम मार्गीय आदर्शवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसको मध्यम मार्गीय आदर्शवाद भी कहते हैं। क्यों? इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें, यानी ब्रिटेन का जो उग्र आदर्शवाद और आदर्शवाद दोनों के बीच का समन्वय मिलता है, इसलिए इसको मध्यम मार्गीय आदर्शवाद कहा जाता है। इससे की विशेषताएं देखिए। आदर्शवाद की प्रमुख, मध्यम मार्गीय आदर्शवाद की प्रमुख सिद्धांत जो है, इसकी विशेषताएं मान लीजिए। इसकी विशेषताओं में पहली बात यह कहता है कि राज्य एक नैसर्गिक संस्था है। नैसर्गिक यानी प्राकृतिक संस्था है। आदर्शवाद क्या मानता है? राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। मध्यम मार्गीय आदर्शवाद अरस्तु के इस विचार को स्वीकार करता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मानव अपनी सामाजिक प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए जिस समाज की रचना करता है, राज्य उसका सर्वोत्कृष्ट रूप है। यूं कह सकते हैं कि आदमी जो है, मनुष्य जो है, अपनी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एक संस्था का निर्माण करता है, जिससे राज्य कहते हैं। और राज्य मनुष्य के लिए एक अनिवार्य संस्था है, क्योंकि उसी के अंतर्गत वह अपने व्यक्तित्व का सर्वोच्च विकास कर सकता है। थॉमस ग्रीन जो है वो इससे के बारे में कहते हैं कि मानवीय चेतना स्वतंत्रता की मांग करती है, और स्वतंत्रता में अधिकार निहित है, और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। अधिकार है वो राज्य की मांग करते हैं। ये ग्रीन के विचार हैं। इसकी दूसरी विशेषता है राज्य एक नैतिक संस्था है। मनुष्य सदाचार संबंधी आदर्शों का पालन करके ही अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। राज्य ही एक ऐसी नैतिक संस्था है जो व्यक्ति को नैतिक जीवन व्यतीत करने हेतु आवश्यक परिस्थितियां उपलब्ध करवाता है या प्रदान करता है। आदमी को नैतिकता से जोड़ने के लिए राज्य आवश्यक है। व्यक्ति तथा राज्य परस्पर अन्योन्याश्रित है,
यानी व्यक्ति और राज्य दोनों एक दूसरे पर आश्रित है। कैसे? आदर्शवादी सिद्धांत ये कहता है कि राज्य एक जीवित सावयवी है, अर्थात राज्य है, राज्य के अंग भी है। राज्य तथा व्यक्ति में वही संबंध है जो शरीर और अंग में होता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास राज्य में ही संभव है। जिस प्रकार शरीर के अंगों का शरीर से पृथक कोई स्वतंत्र अस्तित्व और इच्छा नहीं होती है, उसी प्रकार राज्य का व्यक्तियों से पृथक न तो कोई व्यक्तित्व होता है और न ही कोई इच्छा शक्ति होती है। इससे बड़ी और विशेषता, यानी ये कह सकते हैं कि राज्य को साध्य मानते हैं। क्या मानते हैं? साध्य मानते हैं और व्यक्ति को साधन मानते हैं। राज्य अपने नागरिकों की सामाजिक इच्छा का प्रतिनिधि है। अपने नागरिकों की जो सामाजिक इच्छा है उसका प्रतिनिधि कौन है? राज्य है। कैसे है? राज्य का आधार व्यक्तियों की सामाजिक और जन कल्याणकारी इच्छा है। जन कल्याण करने के लिए और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जिस संस्था का निर्माण किया गया वो राज्य है। ग्रीन के अनुसार राज्य शक्ति नहीं वरन मानवीय इच्छा पर आधारित है। यानी इनकी परिभाषा है इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है। यानी राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं है। और हिगल कहता है कि राज्य पृथ्वी पर परमात्मा का अवतरण है, सर्वशक्तिमान है, वह कभी कोई त्रुटि नहीं करता है और अपने लाभ के लिए बड़े से बड़ा बलिदान प्राप्त करने का अधिकारी है। यानी हिगल कहता है कि राज्य तो ईश्वर है और राज्य है वो कभी कोई गलती करता ही नहीं है और राज्य के लिए हमें अपने जीवन तक को बलिदान कर देना चाहिए, ये बात कही है। आपके लिए जो ग्रुप बनाए गए हैं उनके लिए नंबर है 9610208295। इन पर आप कॉलेज अभ्यर्थियों के लिए और कंपटीशन अभ्यर्थियों के लिए नंबर या ग्रुप बनाए गए हैं जिसमें आप ऐड हो सकते हैं। बॉयज गर्ल्स के लिए अलग नहीं। वो तो थे आपके मध्यम आदर्शवाद के, अब है उग्र आदर्शवाद के। उग्र आदर्शवाद है थोड़ा उससे आगे है। उग्र आदर्शवाद की पहली विशेषता है कि राज्य और व्यक्ति के मध्य संबंध प्राकृतिक होते हैं। प्रकृति से ही राज्य और जो व्यक्ति वो जुड़े हुए हैं ऐसा मानता है। राज्य और व्यक्ति का संबंध व्यक्ति के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग होता है और इसलिए राज्य और व्यक्ति का संबंध प्राकृतिक है। क्योंकि राज्य के व्यक्तित्व का विकास, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास राज्य से ही संभव है, तो इसका मतलब है कि राज्य व्यक्ति का एक अभिन्न अंग है और व्यक्ति एकाकी रहकर किसी भी प्रकार का आचरण नहीं कर सकता, न अपना विकास कर सकता है। इसलिए सर्वोत्तम रूप राज्य के अंतर्गत ही प्राप्त होता है। यानी मानव को मानव रूप कहां से प्राप्त होता है? राज्य से प्राप्त होता है। ये बात आदर्शवाद कहता है, उग्र आदर्शवाद कहता है। अगली बात है कि राज्य मानवीय स्वतंत्रता की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। अगर आदमी खुद की स्वतंत्रता, मानवीय स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता है तो राज्य आवश्यक है। राज्य मानवीय स्वतंत्रता का एक साधन है। इसलिए स्वतंत्रता और कानून एक दूसरे के विरोधी नहीं, एक ही वस्तु के दो भाग है। स्वतंत्रता और कानून, राज्य के कानून सामान्य इच्छा के प्रतीक होते हैं और इसी कारण न तो गलत हो सकते हैं और न ही न्याय के विरुद्ध है। यानी राज्य तो सर्वशक्तिमान, तो राज्य कभी गलती करता ही नहीं है। राज्य के संबंध में तो अपने जैसे राज्य जो भी करता है उनके संबंध में हमें चिंतन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो भी राज्य करता है वो सही करता है। इनका मतलब यह है। हिगल कहता है कि राज्य के बिना वास्तविक स्वतंत्रता की प्राप्ति नहीं होती। अगर वास्तविक स्वतंत्रता की प्राप्ति करना है तो राज्य की आवश्यकता है, ये हिगल कहता है। राज्य ही नैतिकता का स्रोत है। हिगल के अनुसार राज्य अपने कार्यों में नैतिक नियमों से मर्यादित नहीं होता, वरन वह तो स्वयं ही सामाजिक नैतिकता का स्रोत है। उचित अनुचित, न्याय अन्याय का बंधन केवल व्यक्तियों के लिए है, राज्य के लिए नहीं। यानी उचित अनुचित आदमी करता है, राज्य नहीं। न्याय अन्याय की बात व्यक्ति करता है, राज्य नहीं। राज्य तो हमेशा न्याय ही करता है, उचित ही करता है। हिगल और अनुयायी, उसके अनुयायी जो बोसांक है हिगल के, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि राज्य विश्वव्यापी नैतिक संगठन का अंग नहीं होकर समस्त नैतिक संस्कार का संसार का अभिभावक है। समस्त जो नैतिक संसार है उसमें राज्य का हाथ है। किसका? राज्य का हाथ है। चौथी इसकी विशेषता हो जाती है कि व्यक्ति को शासन के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार नहीं है। व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार ही नहीं है। और उग्र आदर्शवाद के अनुसार राज्य सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है और सामान्य इच्छा मनुष्य की सद्भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए हिगल के अनुसार राज्य की नीति का विरोध अथवा आलोचना अनुचित ही नहीं वरन पापपूर्ण है। अतः राज्य और शासक की आज्ञाओं का अक्षरश पालन किया जाना चाहिए।
किसी भी परिस्थिति में राज्य का विद्रोह नहीं किया जाना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में राज्य का विद्रोह नहीं। राज्य अगर मान लो गलत भी कर दिया तो भी उसको सहन करना है, ये बात उन्होंने कही है। 9610208295 इन पर आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। चैनल अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। युद्ध वांछनीय है। उग्र आदर्शवाद की पांचवी विशेषता या पांचवा सिद्धांत है युद्ध वांछनीय है। हिगल के अनुसार अंतरराष्ट्रीय नियमों के बंधनों का पालन करना राज्य के लिए आवश्यक नहीं है। उग्र आदर्शवाद के अनुसार वांछनीय है। युद्ध राज्य चाहे तो करे, नहीं तो नहीं करे, और वो ये पुण्य कार्य है। हिगल का कथन है कि युद्ध की स्थिति में से ही राज्य के निजी व्यक्तित्व का ज्ञान होता है। अब देखिए, राज्य के ये तो दोनों सिद्धांत हो गए। अब राज्य के कार्य और कार्य क्षेत्र के संबंध में आदर्शवादी सिद्धांत क्या है, इसका विश्लेषण करके देखते हैं। आदर्शवाद राज्य को एक स्वाभाविक, नैतिक और स्वयंपूर्ण संस्था मानता है। जब राज्य एक स्वाभाविक और नैतिक संस्था है, अतः व्यक्ति राज्य के अंतर्गत रहकर ही अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। यह बात सही है। आदर्शवादी सिद्धांत का प्रतिपादन है वो कांट, हिगल, ग्रीन, ब्रेडले, बोसांग के इन विचारकों ने किया, और इसका जो विश्लेषण है वो इस प्रकार किया जा सकता है। यानी आदर्शवादी सिद्धांत यानी उग्र आदर्शवाद और मध्यम आदर्शवाद दोनों को मिलाकर के इनके जो सिद्धांत बैठते हैं वो पहला है उग्र आदर्शवाद, और उग्र आदर्शवाद के अनुसार राज्य साध्य है, साधन नहीं। राज्य क्या है? साध्य है, साधन नहीं है। व्यक्तिवाद, समाजवाद और दूसरी अन्य विचारधाराएं राज्य को व्यक्तित्व विकास का एक साधन मात्र मानते हैं। समाजवाद और व्यक्तिवाद तो यहां तक कहता है लेसेस फेयर की नीति यानी हस्तक्षेप की नीति का प्रतिपादन करके वो कहते हैं कि व्यक्ति जब विकास करता है तो उसके विकास में राज्य को किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, व्यक्तिवाद कहता है। समाजवाद भी व्यक्ति के विकास को ज्यादा अवसर देता है। लेकिन आदर्शवाद क्या कहता है कि आदर्शवाद यह कहते हैं कि राज्य एक साध्य है। आदर्शवादियों के अनुसार राज्य एक ऐसा साध्य है जिसके विकास हेतु व्यक्ति को अपना बलिदान करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। राज्य एक वो चीज है, वो साध्य है, यानी हम कह सकते हैं कि एक ईश्वर है, और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वयं का बलिदान कर देना चाहिए। ये इस विचारधारा का सारांश है। राज्य का अपना लक्ष्य तथा व्यक्तित्व। आदर्शवाद के अनुसार राज्य का अपना पृथक व्यक्तित्व तथा इच्छा होती है। राज्य की यह इच्छा व्यक्ति की व्यक्तिगत और सामूहिक इच्छा से पृथक और उच्चतर होती है। राज्य की इच्छा सर्वोत्तर होती है, आदमी की इच्छा सर्वोच्च नहीं होती। राज्य की इच्छा सर्वोच्च होती है। आदमी की इच्छा में और राज्य की इच्छा में यदि दोनों में कंपैरिजन करना हो तो सर्वोच्च महत्व है वो राज्य की इच्छा को दिया जाता है। आदर्शवाद के अनुसार राज्य व्यक्तियों का समुदाय मात्र नहीं है, उसकी सत्ता और उन व्यक्तियों की समष्टि से भिन्नता उच्चतर होती है जिससे ये बनता है। फिक्टे ने लिखा है जिस प्रकार एक तेल चित्र के तेल कणों का केवल समूह नहीं है। तेल चित्र तो तेल कणों का समूह नहीं है, वर्ण उससे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि तेल चित्र के कण तो है ही है, उसके साथ साथ उसमें भावनाएं भी है। जिस प्रकार एक पत्थर की मूर्ति संगमरमर के कणों का समूह मात्र नहीं है, मनुष्य घटकों का तथा रक्त धमनियों का समूह मात्र नहीं हो क्योंकि उससे अधिक है, ठीक उसी प्रकार राष्ट्र व्यक्तियों का समूह मात्र नहीं है, उससे भी अधिक है। ये बात इसने कही है। राज्य सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत आदर्शवादी दर्शन का केंद्र बिंदु है। रूसो का जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत है वो आदर्शवादी दर्शन का केंद्र बिंदु है। इस विचारधारा के अनुसार रूसो की सामान्य इच्छा जो सदैव निस्वार्थ, स्थायी और लोकोपकारक होती है। रूसो ने कहा ना सामान्य इच्छा, यानी राज्य की उत्पत्ति का उन्होंने एक बताया जैसे सिद्धांत सामान्य इच्छा रूसो के अनुसार। तो वो कहते हैं कि सामान्य इच्छा जो होती है वो निस्वार्थ होती है, स्थायी होती है, लोकोपकारक होती है, यानी लोगों का उपकार करने वाली होती है। राज्य के रूप में साकार अथवा मूर्ति रूप ग्रहण करती है, और वही सामान्य इच्छा है वो एक राज्य के रूप में हमें दिखाई देती है। यानी राज्य के रूप में जो अच्छे काम किए जाते हैं वो सामान्य इच्छा है, और सामान्य इच्छा का प्रतिपादित प्रतिनिधि होने के कारण राज्य के सभी कार्य आवश्यक रूप से उचित, विवेकपूर्ण, नैतिकतापूर्ण होते हैं। राज्य क्या होता है? राज्य सामान्य इच्छा का प्रतिनिधि है, और सामान्य इच्छा का कोई प्रतिनिधि है और वो काम करता है तो वो अच्छा ही काम करता है, इसलिए उसके सारे भी काम है, जितने भी काम है वो उचित है, विवेकपूर्ण है और नैतिकतापूर्ण है। इसकी अगली विशेषता है राज्य आंतरिक और बाह्य दृष्टि से सर्वशक्तिमान है। बिल्कुल सही भी है। आदर्शवाद के अनुसार राज्य सर्वशक्तिमान है, अजर अमर है, सर्वाधिकार संपन्न है, नैतिकता का संरक्षक है।
अतः व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह राज्य के समस्त आदेशों और कानूनों का पालन करे। राजसत्ता किसके हाथ में है, इसका व्यक्ति के लिए कोई महत्व नहीं है। उसका प्रयोग चाहे कोई निरंकुश राजा करे या कोई विशेष श्रेणी का राजा करे, व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह राजा की आज्ञा का पालन करना है। यानी राजा ने क्या कहा है उसकी आज्ञा का पालन करना है, ये बात कहता है। और उग्र आदर्शवादियों के अनुसार तो युद्ध भी कोई बुरी बात नहीं होकर के एक अनिवार्य वस्तु है। युद्ध में भी यदि राज्य चाहता है कि राज्य को बचाने के लिए सारे नागरिकों को युद्ध में झोंकना है, तो भी आदर्शवाद तो यही कहता है कि आपको युद्ध में चले जाना है और राज्य के उत्कर्ष का एक उपयोगी साधन है। इसी प्रकार हिग्गल के अनुसार राज्य पृथ्वी पर विद्यमान एक दैवीय विचार है और राज्य पृथ्वी पर एक परमेश्वर की अवधारणा है। ये हिग्गल कहता है। कौन कहता है? हिग्गल कहता है। छोटे प्रश्न भी इनमें से आ सकते हैं बहुत सारे। मानव स्वतंत्रता जो है राज्य के आज्ञा पालन में निहित है। अगर आदमी स्वतंत्र रहना चाहता है तो राज्य की आज्ञाओं का पालन करे, यह आदर्शवाद कहता है। आदर्शवादी राजकीय बंधनों के अभाव को स्वतंत्रता नहीं मानते हैं। उनका विचार है कि वास्तविक स्वतंत्रता राजकीय बंधनों के आधार पर ही प्राप्त की जा सकती है। यह अवसर राज्य के द्वारा ही प्रदान किए जा सकते हैं। अतः मानव की वास्तविक स्वतंत्रता राज्य की आज्ञा पालन में ही निहित है। राज्य की आज्ञा पालन करना और आदमी को हकीकत में स्वतंत्रता प्राप्त करना उसके बराबर है। छठी विशेषता है कि राज्य अधिकारों का जन्मदाता है। अगर व्यक्ति को कोई अधिकार प्रदान करता है तो वो भी राज्य है। आदर्शवाद के अनुसार राज्य ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो व्यक्ति के आंतरिक विकास हेतु आवश्यक बाह्य परिस्थितियां उत्पन्न कर सकती है। आदर्शवादी राज्य को ही अधिकारों का जन्मदाता और नैतिक अभिभावक मानते हैं तथा उनका विश्वास राज्य के द्वारा ही उनके अधिकारों के संरक्षण में होता है। इसकी सातवीं विशेषता है कि व्यक्ति और राज्य में कोई विरोध ही नहीं है। व्यक्ति और राज्य दोनों अन्योन्याश्रित है या परस्पर पूरक है। आदर्शवादी व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंध के विषय में सावयव सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। उनका विचार यह है कि जिस प्रकार अंग और शरीर के हितों में कोई विरोध नहीं होता है, उसी प्रकार व्यक्ति और राज्य में भी कोई विरोध संभव नहीं है। एक पंक्ति में कहा जा सकता है, हिग्गल के विचार में व्यक्ति के प्रसंग में या अपने नागरिकों के प्रसंग में राज्य के कार्य क्षेत्र की कोई भी सीमा नहीं है। राज्य कहीं कितना ही काम कर सकता है और राज्य को वो सभी काम करने चाहिए जिन्हें राज्य स्वयं अपने विवेक पर उचित समझता है। राज्य स्वयं अपने विवेक पर उचित समझता है, वो काम करने चाहिए। अब आपके कई बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि टीएच ग्रीन जो है, थॉमस हिल ग्रीन है, उसके अनुसार राज्य के क्या कार्य है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो ग्रीन के अनुसार राज्य का प्रमुख कर्तव्य है व्यक्ति द्वारा उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करवाना। पहला काम तो व्यक्तित्व का विकास करना। दूसरा है कि राज्य नैतिक संस्था है और नैतिकता के साथ साथ विकास का कार्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकता, क्योंकि राज्य दंड या शक्ति या बल प्रयोग के आधार पर कार्य करता है। दूसरी बात है, राज्य दंड, शक्ति या बल प्रयोग के आधार पर काम करता है। दूसरा कार्य टीएच ग्रीन के अनुसार। तीसरा है कि निरंकुश राज्य के विचार को स्वीकार नहीं करता और वह राज्य को बाह्य तथा आंतरिक दोनों दृष्टियों से सीमित मानता है। ग्रीन कहता है कि राज्य आंतरिक और बाह्य दोनों दृष्टियों से सीमित है। चौथी बात है कि विश्व बंधुत्व के विचार का समर्थक होने के कारण उसका विचार है कि बाहरी क्षेत्र में राज्य की शक्ति अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से सीमित होती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून से राज्य की जो शक्ति है वो सीमित हो जाती है। पांचवी बात है कि ग्रीन का विचार है कि राज्य के कार्य नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार के होने चाहिए। नकारात्मक भी होने चाहिए और सकारात्मक भी होने चाहिए। अगली बात है ग्रीन के अनुसार कि राज्य को ग्रीन ये अधिकार देता है कि राज्य नैतिकता के विकास के हेतु जहां उपयुक्त समझे वहां हस्तक्षेप करे, यदि आवश्यक हो तो बल प्रयोग भी करे। यानी ये राज्य को पूर्ण अधिकार देता है। जैसे मान लो कहीं भी उन्हें उचित लगता है कि यहाँ पर राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए, तो राज्य स्टेट कैन इंटरफियर, तो वहां पर स्टेट है वो इंटरफियर कर सकता है। सातवां है, नकारात्मक दृष्टि से अज्ञान, शराबखोरी, भिखमंगापन मानव के नैतिक विकास की मार्ग की बाधाएं हैं। नैतिक विकास का जो मार्ग है उसकी बाधाएं क्या है? अज्ञान है, शराबखोरी है, भिखमंगापन है, जिन्हें दूर करने के लिए राज्य को प्रयत्न करना चाहिए। ये बिल्कुल अच्छी बात बताई है। आठवां है कि सकारात्मक क्षेत्र में भी स्वच्छ नैतिक जीवन की आवश्यकता को बनाए रखने के लिए राज्य को स्वच्छ रहने, शराब नहीं पीने, माता पिता को अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए बलपूर्वक बाध्य कर सकता है। यानी सकारात्मक विचार एक वो भी है कि जैसे शराब नहीं पीने के लिए, माता पिता को अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा दिलाने के लिए,
व्यक्ति को या परिवार को वो बलपूर्वक बाध्य कर सकते हैं कि आपको अपने बेटियों को पढ़ाना होगा। इस प्रकार ग्रीन ने उदारवाद और आदर्शवाद दोनों के दोषों को दूर करते हुए एक समन्वयकारी और संतुलित विचारधारा का प्रतिपादन किया है। ये तो टी.एच. ग्रीन का राज्य संबंधी धारणा थी। अब है आदर्शवादी सिद्धांत की आलोचना। भाई आदर्शवादी सिद्धांत ने इन्होंने अच्छा बताया, लेकिन कुछ इसकी कमियां भी है। तो कमियों में देख लिए, इसके जो आलोचक हैं हॉब्स, लॉस्की और जोड़ है, सीएम जोड़, ये जो है तीनों इसके आलोचक है। पहले लोग ये कहते हैं ये राज्य को निरंकुश बना देता है। पहली बात तो ये कहते हैं कि राज्य को निरंकुश बना देता है। कैसे? आदर्शवादी आंतरिक और बाहरी दोनों ही क्षेत्रों में राज्य को निरंकुशता प्रदान करते हैं, जो उचित नहीं है। आदर्शवादी राज्य को धर्म अथवा नैतिकता से ऊपर की वस्तु मानते हैं। ये धारणा निरंकुशता, संघर्ष, युद्ध और हिंसा को प्रोत्साहित करती है। यानी जैसे मान लो अगर राज्य को इतना निरंकुश बना देंगे तो फिर राज्य तो व्यक्ति के कार्य में इंटरफियर क्या करेंगे? व्यक्ति को राज्य की इच्छा के अनुसार काम करना होगा, व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता खो देगा। सीएम जोड़ कहता है कि यह सिद्धांत न तो सिद्धांत की दृष्टि से सही है और न तथ्यों की दृष्टि से अनुकूल है। मतलब न तो हम इसको वास्तविकता के तौर पर खड़ा कर सकते हैं और न ही सिद्धांत के तौर पर इसको सही कह सकते हैं। दूसरी विशेषता यानी दूसरी आलोचना है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विनाशक है। आदमी की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसका हनन कर लेता है। आदर्शवादी सिद्धांत व्यक्तियों के व्यक्तित्व और उनकी स्वतंत्रता का बहुत बड़ा शत्रु है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को प्रत्येक परिस्थिति में राज्य की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। व्यक्ति राज्य द्वारा किए गए कार्यों के उचित अनुचित, न्याय अन्याय पर विचार नहीं कर सकता। इस तरह इस सिद्धांत के यह सिद्धांत व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसकी स्वतंत्रता में अंत कर देता है। यानी व्यक्ति की ना तो व्यक्ति का कोई व्यक्तित्व रह जाता है और ना ही कोई व्यक्ति की स्वतंत्रता रह जाती है। तो व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसका विनाशक है। और यह सिद्धांत मानता है कि राज्य साध्य है, जबकि राज्य साधन होता है, साध्य नहीं हो सकता। इस सिद्धांत के अंतर्गत राज्य को एक साध्य की स्थिति प्रदान की गई है, लेकिन वास्तव में राज्य एक साधन मात्र है जिसका लक्ष्य है मानव कल्याण। यानी मानव कल्याण या मानव का कल्याण करने के लिए मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए जिस साधन का निर्माण करता है, दैट इज स्टेट, वो स्टेट है। लेकिन आदर्शवाद क्या मानता है? आदर्शवाद कहता है कि राज्य के अस्तित्व के साथ ही मानव का अस्तित्व संभव है, राज्य नहीं तो मानव भी नहीं। यह सत्य है कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास राज्य के अंतर्गत कर सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य से पृथक व्यक्ति के व्यक्तित्व का कोई मूल्य नहीं। ये नहीं है कि जैसे राज्य नहीं है तो आदमी का कोई मूल्य नहीं, ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। आदर्शवाद ने राज्य और व्यक्ति के संबंधों का विपरीत रूप में चित्रण किया है। होब्स ये कहता है, इसका आलोचक है होब्स जो, तो ये कहता है कि राज्य एक विशाल संस्था है, परंतु जब राज्य को उसके नागरिकों से भिन्न और उच्च सत्ता मान लिया जाता है तो ये कृत्रिम देवता बन जाता है। यानी राज्य जो है उसके नागरिकों से भी जब राज्य को उच्च मान लिया जाता है तो इसका मतलब है कि वो तो एक देवता है। चौथी बात है यथार्थ और आदर्श इच्छा का अंतर अव्यावहारिक है। इसने जो आदर्श इच्छा बताई है, यथार्थ और आदर्श इच्छा, वो अव्यावहारिक है। कैसे? आदर्शवाद का आधारभूत विचार यह है कि राज्य सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। सामान्य इच्छा का प्रतिनिधि यानी सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाला राज्य है, और सामान्य इच्छा अच्छी होती है तो प्रतिनिधित्व द्वारा भी अच्छा काम किया जाता है, जो व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का सार होती है। किंतु यथार्थ और आदर्श इच्छा का अंतर एवं सामान्य इच्छा की धारणा कल्पना जगत की वस्तु है। यथार्थ में वो सामान्य इच्छा काम ही नहीं करती है, व्यवहार में उनका कोई मूल्य नहीं होता है। पांचवी इसकी आलोचना है राज्य, समाज और सरकार। राज्य, समाज और सरकार ये भिन्न भिन्न संस्थाएं हैं। आदर्शवादी विचार के अंतर्गत राज्य और समाज, राज्य और सरकार एक दूसरे के पर्यायवाची है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। राज्य, सरकार और समाज एक नहीं है। राज्य के स्वरूप को यथार्थ रूप में समझने के लिए इनमें अंतर करना है। राज्य के यदि हम यथार्थ रूप को, राज्य के हम वास्तविक रूप को समझना चाहेंगे तो हमें बारीकी से सरकार को, राज्य को और समाज को पढ़ना होगा। छठी विशेषता या छठी आलोचना है प्रगति विरोधी और भयानक है। आदमी प्रोग्रेस नहीं कर सकता। आदर्शवादी धारणा प्रगति विरोधी और दोषपूर्ण है, अत्यधिक भयानक भी है, क्योंकि इसके अंतर्गत आदर्श अपनाने के स्थान पर दोषपूर्ण यथार्थ स्थिति को ही आदर्श का रूप दे दिया गया है। प्रमुख आदर्शवादियों में जैसे अरस्तु ने दासता का, हिगल ने युद्ध का और ग्रीन ने पूंजीवाद का, इसके प्रति विश्वास व्यक्त किया। अरस्तु को दासता में यानी आदमी को दास बना देता है। हिगल जो है वो युद्ध को आमंत्रित करता है
और ग्रीन है वो पूंजीवाद को आमंत्रित करता है। इस प्रकार इसमें अलग अलग विचार हैं। इस आधार पर फोर्ब्स ने कहा है कि आदर्शवाद जो है रूढ़िग्रस्तता से भरा हुआ है, इसमें रूढ़ियां ही रूढ़ियां बनी हुई है। अब आदर्शवाद है तो ठीक है, इसकी आलोचना हुई, इसकी विशेषताएं हुई, लेकिन इसका महत्व भी है। महत्व यह है कि राज्य की प्रकृति के संबंध में मार्क्सवादी धारणा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस धारणा के द्वारा राज्य को अत्यधिक एवं अनुचित महत्व प्रदान कर दिया गया है। लेकिन आदर्शवादी सिद्धांत इस सत्य का प्रतिपादन करता है कि राज्य स्वाभाविक एवं प्राकृतिक संस्था है और व्यक्ति एवं राज्य के बीच उसी प्रकार के संबंध पाए जाते हैं जिस प्रकार संबंध शरीर और अंगों के बीच। ये बात तो सही है, बहुत हद तक सही है कि जैसे राज्य और शरीर में जिस प्रकार शरीर और आत्मा में संबंध होता है, शरीर के उन अन्य अंगों में संबंध होता है, वैसा ही होता है। गेटल ने इस सिद्धांत के महत्व के संबंध में यह लिखा है कि राज्य किस प्रकार का होना चाहिए। यदि इस दृष्टि से आदर्शवादी सिद्धांत की परीक्षा करें तो पता चलता है कि इस सिद्धांत का कुछ महत्व यह है कि यह लोगों को उस राज्य के प्रति कृतज्ञ रहने और उसके लिए बलिदान करने की प्रेरणा देता है। जैसे हमें मातृभूमि की सेवा के लिए सिखाया जाता है कि हमें देशभक्ति के लिए कुछ करना चाहिए, तो इस सिद्धांत में बहुत सी बातें इनमें मिलती है और जिसके द्वारा सभ्यता का विकास किया गया है। उम्मीद करता हूं कि ये जो पाठ है वो आपके समझ में आया होगा और आगे भी इसी प्रकार का तीसरा भाग जल्दी ही जारी होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 9610208295 इन पर आप ऐड हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।